अपने 12 साल के गुजरात के शासन के दौरान नरेंद्र मोदी की मित्रता कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ थी, जबकि आडवाणी के साथ ये सुविधा नहीं थी। धन की व्यवस्था करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे। अब उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे बदलने लग गया। पूंजीपतियों ने भाजपा के सामने शर्त रख दी कि भाजपा को तभी धन उपलब्ध करवाएंगे जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी घोषित कर दे। भाजपा को पूंजीपतियों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा। आडवाणी नाराज होकर कोप भवन में बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम बदला। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश अंबानी ने देश में 22 चैनल खरीद लिए। इन चैनल को ये निर्देश था कि वो दिन रात मोदी का प्रचार करे, उनकी रैलियों के भाषण लाइव टेलीकास्ट करे और समस्त विपक्षी नेता यानी आज के विपक्षी नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू समेत तमाम नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मीडिया ने ये काम बखूबी किया भी। तकरीबन 600 वेबसाइटों को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। नरेंद्र मोदी ने 400 रैलियां की थी। इन रैलियों का खर्चा अपने 67 पूंजीपति मित्रों के द्वारा उठाया गया। नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया था। ये हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए अडानी ने दिया था। जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। उसके बाद सिलसिला हुआ कर्ज उतारने का। तो सुनिए क्या क्या हुआ। अडानी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में खनन के लिए 600 करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। उनके पिछले 67,000 करोड़ के लोन को माफ कर दिया गया। मुकेश अंबानी को फ्री में 4G स्पेक्ट्रम दिए गए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी पर पिछली सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया। उनके भी कुछ कर्जों का राइट ऑफ कर दिया गया। दैनिक जागरण अखबार ने लोकसभा प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का बखूबी साथ दिया था, इसलिए इस अखबार के मालिक को मोदी जी ने राज्यसभा में सांसद बना दिया। दैनिक भास्कर अखबार, जिसके मालिक वेदांता कंपनी है, उसको मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान दिलवा दी। जी न्यूज, जिसने दिन रात नरेंद्र मोदी का प्रचार किया और आज भी कर रहा है, उसके मालिक सुभाष चंद्रा को भाजपा ने राज्यसभा सांसद बना दिया। और अब बात करें किसान और गरीब लोगों की, तो शायद उनके बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी नेता कोई भी पार्टी का हो एक ही बात बोलता है, कर्ज माफ, लोगों को नौकरी और लड़कियों को सम्मान। तो क्या हुआ भाई साहब, कर्ज तो आप सभी का माफ हो ही गया होगा और नौकरी भी लग गई होगी, आराम से घर बैठकर खाने की। वैसे देखा जाए तो हम जवानों को इस फोन से फुर्सत मिले तब ना। 4G की लहर ऐसी आई है, हमारी आवाज तभी निकलती है जब टिकटॉक और PUBG बैन हो जाए। वैसे भी टिकटॉक के बैन होते ही अंबानी ने 5 बिलियन का ऑफर दे दिया टिकटॉक को कि हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे। और रही बात PUBG मोबाइल गेम की, तो PUBG बैन होते ही खबर आई कि हम 4G गेम मैदान में उतार रहे हैं। अच्छी बात है, मेक इन इंडिया होना भी चाहिए, पर शायद अब इस गेम से युवा गलत दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको गंगा के जल से धोकर लॉन्च किया जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये थी खबर। बाकी जो मीडिया दिन रात आपको दिखाता है वो तो सिर्फ उसका प्रचार है। साथियों, ये खबर हर फोन में होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी की इस करतूत का ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ किसानों से संबंधित कानून नहीं है, ये देश की 80% आबादी से रिलेटेड कानून है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे सिर्फ किसानों का सरोकार है। बिल्कुल गलत है, ये किसानों का सरोकार नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के 80% से ज्यादा जो आबादी है उसका सरोकार है। कि मान लीजिए एक पूंजीपति है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस पूंजीपति को व्यापार करना है। भारत का जो कुल खुदरा बाजार है, उस खुदरा बाजार की जो कुल मिला के जो उसका जो साइज है वो लगभग 12,000 अरब की कुल व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के ऊपर अगर किसी की आंख गड़ गई है, किसी पूंजीपति की, तो वो उसको लेना चाहता है। और ये इतना बड़ा बाजार है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लिहाजा जो दुनिया की और बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी नजर इसके ऊपर है। तो अभी हमने देखा किस तरीके से एक कंपनी के साथ, एक तरफ मार्क जुकरबर्ग जो कि व्हाट्सएप के मालिक हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है, 55,000 करोड़ के आसपास का निवेश होता है। दूसरी कंपनी है गूगल, जो कि रिलायंस जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, क्योंकि जो कि रिटेल बिजनेस के अंदर आ रही है। अब रिटेल बिजनेस का जो 12,000 अरब का जो व्यापार है, इसमें जब उनको आना है तो कुछ मुश्किलें उनके सामने हैं, प्रैक्टिकल मुश्किलें सामने। सबसे पहली बात यह है
कि इस देश के जो मौजूदा कानून था, उस कानून में जो कृषि उत्पाद थे वो राज्यों के सरोकार थे। इसलिए अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कानून के हिसाब से मंडियां समितियां चलती थी। मंडी में ही खेती किसानी के उत्पाद कोई दूसरा आदमी खरीद सकता था। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि किसानों को अपनी उपज बेचने से कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। पहले से ही किसान आजाद था, वो अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकता था राज्य की सीमाओं के अंदर। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी भ्रांति लगातार फैलाई जा रही है। तो एक उद्योगपति को अगर इस व्यापार में आना था तो उसके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे देश के सभी राज्यों में अपनी आड़त खोलनी पड़ती, सभी राज्यों के अलग अलग टैक्सेशन को मेंटेन करना पड़ता। कहीं पे 2% टैक्स है, कहीं पे 4% टैक्स है, 2 से 6% के आसपास का टैक्स वेरिएशन है पूरे देश के अंदर। तो इस पूरी व्यवस्था से उसको व्यापार करने में बहुत बड़ी दिक्कत और तकलीफ आने वाली थी। इसीलिए एपीएमसी एक्ट को डाइल्यूट किया गया। अब उस उद्योगपति को, उस व्यापारी को, उस पूंजीपति को कोई लाइसेंस कहीं लेने की जरूरत नहीं है। पूरे देश भर में से कहीं भी अपने एजेंटों को भेज के वो माल खरीद सकता है। तो ये उस व्यापार की व्यवस्था को आसान और सुलभ करने के लिए पहला एक्ट खत्म किया गया, जो कि एपीएमसी एक्ट है। अब जब उस व्यापारी ने माल खरीदना शुरू किया, तो जब उसने माल खरीदा है तो अब उसकी जो दूसरी दिक्कत है वो ये है कि मान लीजिए वो एक सीमा से अधिक माल का स्टोरेज करता है, क्योंकि जब माल पूरे देश में खरीदेगा तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। तो उस स्टोरेज कैपेसिटी को वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जो उस अभी तक के जो देश के कानून थे वो जमाखोरी के खिलाफ थे। आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उसको एक सुविधा चाहिए थी सरकार से कि जहां उसके ऊपर ये बंदिश ही ना हो कि वो चाहे जितना माल स्टोरेज कर सके, चाहे जितनी माल की कैपेसिटी अपने यहाँ वो रख सके। इसी सुविधा को उद्योगपति को देने के लिए, उस पूंजीपति को देने के लिए दूसरा अध्यादेश आया है, जिस अध्यादेश में अब उनके ऊपर से ये लिमिटेशन हटा दी गई है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो इस तरीके से खत्म किया है, जो कि दूसरा अध्यादेश है। अब जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो चाहे 1 है या 50 है, हमें इससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन पूंजीपतियों ने सबसे पहले उनको ये सुविधा दी गई कि पूरे देश में कहीं से माल खरीद सके। दूसरी सुविधा उन्हें दी गई कि जब वो माल खरीद रहे हैं तो उसको स्टोरेज कर सकें। इन दोनों के लिए 2 नए कानून हो गए। अब तीसरी परेशानी जो उद्योगपति के सामने है वो ये है कि जब उसके पास भारत का 12,000 अरब का पूरा खुदरा व्यापार के ऊपर उसकी नजर है, तो वो देखता है कि मुझे देश भर में कौन से वैरायटी का गेहूं चाहिए, कौन सी वैरायटी का मुझे चावल चाहिए, कौन सी वैरायटी की दाल की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज की स्थिति में जो भारत का आम किसान है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने यहाँ अपनी क्षेत्रीय आधार पर अपनी फसलों को उगाता है। वो व्यवस्था उस व्यापारी के लिए ठीक नहीं है। तो किसान अपने खेत में क्या बोएगा, इस बात को लागू करने के लिए अब तीसरा अध्यादेश आया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के शेप में हमारे सामने है, जहां किसान को एक तरीके से ये बाध्य किया जाएगा कि वो कौन सी फसल बोए, किस तरीके का उत्पाद पैदा करे, कितनी फसल को पैदा करे। तो ये तीनों के तीनों अध्यादेश, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये किसान को बर्बाद करेंगे और ये उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए एक नई बाजार की जो व्यवस्था है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है पोस्ट कोरोना, इसमें वो कैसे इस बड़े व्यापार को, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार में उनकी हिस्सेदारी बड़ी कैसे हो, ये इसलिए ये सारे के सारे अध्यादेश